नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा हो जाता है इतिहास से संबंधित। ठीक है भाई, और अच्छी प्रकार से हम पढ़ रहे थे। पुनर्जागरण काल यहाँ पर हम देख रहे थे जो 1600-1300 ईस्वी से स्टार्ट होता है, 1300 ईस्वी से स्टार्ट होता है और जो 1600 ईस्वी तक चलता है। तो पुनर्जागरण काल आपको ध्यान रखना है, 1300 ईस्वी से 1600 बीच का जो काल होता है उसे हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिएगा। इससे पहले के 2 हमने क्वेश्चन देख रखे हैं। पुनर्जागरण कहां से विकसित हुआ था, कौन से देश से, तो आपको ध्यान रखना है इटली से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है भाई, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो हम देखेंगे उत्तर, पुनर्जागरण के बारे में देखेंगे। तो पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे, पुनर्जागरण क्या है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो पुनर्जागरण क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 15वीं शताब्दी का न केवल यूरोप के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के इतिहास में संपूर्ण स्थान है। इस शताब्दी में यूरोप के मध्य युग और आधुनिक युग और आधुनिक युग के लिए आधुनिक युग के इतिहास को संयुक्त करने में सराहनीय योगदान दिया है। ये पूर्व यूरोपियन देशों की स्थिति काफी खराब थी। जो पूर्व के यूरोपीय देश थे उनकी स्थिति क्या थी, काफी खराब थी। रोमन साम्राज्य का पतन हो जाने से यूरोप की दृष्टि, यूरोप का दृढ़ केंद्रीय सरकार नहीं थी। इसका मतलब यूरोप में क्या थी, दृढ़ केंद्रीय सरकार नहीं थी। जर्मनी और इटली के राजा नाम मात्र के लिए शासक थे, इसीलिए वहां शासक की वास्तविक शक्तियां समाप्त सामंतों के हाथों में केंद्रित थी। मतलब जर्मनी एवं इटली के जो राजा हुआ करते थे वो नाम मात्र के शासक थे, मतलब नाम मात्र के राजा हुआ करते थे। मगर जो वास्तविक जो शासन हुआ करता था, जो वास्तविक शक्तियां हुआ करती थी राज्य की या देश की, वो किसके हाथों में हुआ करती थी, वो वहां के सामंत मतलब गुरुजनों के हाथों में हुआ करती थी। सामंत मतलब गुरुजनों के हाथों में हुआ करती थी। ठीक है ना, गुरुजनों के हाथों में हुआ करती थी। बात करेंगे, यद्यपि यूरोप के कई देशों में सामंतों का पतन हो चुका था। जो कुछ देश थे यूरोप के, उनमें सामंतों को खत्म कर दिया गया था राजाओं के द्वारा, फिर भी कृषक वर्ग का शोषण जारी था। क्योंकि कृषक वर्ग जो था वो बहुत ही कह सकते हैं नासमझ और अशिक्षित था, तो उसका भी शोषण होता रहा। बात करते हैं उस समय के सामंत आपस में और राजा से युद्ध करते रहते थे। मतलब सामंत और राजाओं के बीच का हुआ करता था, युद्ध वगैरह हुआ करता था। बात करेंगे धर्म मनुष्यों के स्वतंत्र चिंतन के मार्ग में बाधक था। जो धर्म था वो मनुष्य के स्वतंत्र चिंतक और उसके विकास में क्या था, बाधक था। शिक्षा के अभाव के कारण लोग अज्ञानी थे। उस समय विद्वान अपनी रचनाएं लैटिन भाषा में करते थे, जो जनसाधारण को समझ नहीं आती थी। क्योंकि विद्वान खुद चालाक थे, लैटिन भाषा में वो रचनाएं करते थे, इसलिए जो लैटिन भाषाओं की थी वहां के जो सीमित लोग होते हैं उनको, स्थायी लोगों को समझ में नहीं आती थी। बात करें धार्मिक विचारों के कारण कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उदासीनता छाई हुई थी। बात करेंगे ऐसे समय में नई वैज्ञानिक खोज करने का मतलब या मानव समाज को अपना शत्रु बना लेना था। अगर आप कोई नई वैज्ञानिक खोज कर लेते हो तो वहां पर क्या समझा जाता था, वहां पर इसे अपोजिट मतलब मानव की शत्रुता समझा जाता था। ये आपको यहां पर समझना है। तो बात करेंगे 15वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इसके मध्य युग के प्राचीनतम अंधविश्वासों को दूर कर दिया गया। 1500 शताब्दी में, 1500 ईस्वी में यहां पर कुछ घटना देखने को मिलती है जिससे मध्य युग में जो अंधविश्वास था उसको दूर करने में एक भूमिका देखने को मिलती है, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला एवं नई नई खोजें हुई। इस महत्वपूर्ण घटना को ऐतिहासिक ने पुनर्जागरण के नाम से जाना। तो मतलब सीधे हम भाषा में कहें तो पुनर्जागरण किसे कहते हैं। बात करेंगे नई नई खोज, नए नए प्रोत्साहन, नई नई घटनाएं, और बात करेंगे नया नया इतिहास जो होता है उसके बारे में नॉलेज लोगों के पास पहुंची, और इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये एक प्रकार से पुनर्जागरण की परिभाषा हो जाती है। अब चलते हैं, मतलब ये समझ लो कि देश का विकास हमारा क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है, या विश्व का विकास ही क्या कहलाएगा, पुनर्जागरण। यहां पर एक संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पुनर्जागरण का अर्थ हेडिंग डालेंगे, पुनर्जागरण का अर्थ 13वीं शताब्दी के 1300 से लेकर 1600 के मध्य का जो युग होता है उसे हम
पुनर्जागरण काल कहते हैं। 1300 ईस्वी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी तक यूरोप ने संस्कृति के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की। जो यूरोप के लोग थे, यूरोप का क्षेत्र हुआ करता था, उसमें क्या किया, उसमें आश्चर्यजनक, कौन सी आश्चर्यजनक उन्नति की। इसे अंग्रेजी भाषा में रेनेसा या फिर पुनर्जागरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में रेनेसा या फिर क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैसा है, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नूतन जन्म। क्या, नूतन जन्म मतलब नया जन्म, अर्थात पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नूतन जन्म या फिर नया जन्म या फिर इसको पुनर्जन्म भी कहा जाता है। परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से मनुष्य की बौद्धिक चेतना, स्वतंत्रता, चिंतन शक्ति से पुनर्जन्म को पुनर्जागरण कह सकते हैं। ठीक है भी, चलो इस प्रकार से कह सकते हैं कि परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से मनुष्य की बौद्धिक चेतना और स्वतंत्र चिंतन शक्ति के पुनर्जन्म को ही क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। ये यहां पर उन्होंने अर्थ बताया इसका। चलो बढ़ते हैं, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे पुनर्जागरण की परिभाषा। पुनर्जागरण की परिभाषा के बारे में किसने क्या कहा है और कौन सी परिभाषाएं किस किसने दी हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के अनुसार पुनर्जागरण की परिभाषा क्या कही गई है कि पुनर्जागरण का अर्थ विधा और पुनर्जन्म और कला, विद्वान, साहित्य और यूरोपीय देशों की भाषा का विकास से है। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि पुनर्जागरण की परिभाषा जो दी है वो दी है पुनर्जागरण के अर्थ विद्या जो है पुनर्जन्म, कला, विद्वान, साहित्य, यूरोपीय और देशों की भाषा के विकास से है कि भाषाओं में जो विकास होगा तो पुनर्जागरण का इनके एक प्रकार से देखा जाए तो सीधा मकसद यह है कि पुनर्जागरण का विकास भाषाओं के उद्भव से हुआ है। क्या है, भाषाओं के विकास से पुनर्जागरण का विकास हुआ है। यह किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इन्होंने भाषा को क्या कहा, पुनर्जागरण की एक प्रकार से इकाई मानी है। अगर हम बात करें किसकी, दूसरे की, कि इतिहासकार स्वेन के अनुसार की बात करें, किसकी, इतिहासकार स्वेन के अनुसार की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है पुनर्जागरण के लिए कि मध्य युग के अंत में होने वाले समस्त बौद्धिक विकास को ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। मतलब मध्य युग जो 1300 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच का जो युग था उसे मध्य युग की संज्ञा दी गई है कि मध्य युग के अंत में होने वाले समस्त बौद्धिक विकास को ही क्या कहते हैं, समस्त बौद्धिक विकास को ही सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहते हैं। यह किसने कहा, यह स्वेन ने परिभाषा दी है। वही बात करें प्रोफेसर डेविस की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर डेविस ने पुनर्जागरण की क्या परिभाषा दी है, अगर इसके बारे में देखा जाए तो प्रोफेसर डेविस ने लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मानव की स्वतंत्र प्रिय साहसी और विचारों को, मतलब जो उसके साहस थे, जो उसके विचार थे, जो उसकी विचार के लिए बुद्धि में परिवर्तन हुआ उसकी बात कर रहा है। जो मध्य युग में धर्म अधिकारियों के द्वारा जकड़े हुए और बंदी बने हुए थे उन्हें मुक्त कर दिया गया, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को पुनर्जागरण कहा जाता है। मतलब यहां पर जो धर्म गुरु थे उनके अनुसार जो अंधविश्वास चल रहे थे, देश के अंदर जो कुरीतियां चल रही थी, जो जातिवाद समाजवाद चल रहा था, ठीक है ना, उसके तहत क्या कहा है, उसके तहत उसको बंदी बना रखा था इन लोगों ने, उसकी मुक्ति को क्या कहा है, उसकी मुक्ति को ही पुनर्जागरण डेविस ने कहा है। तो ये बात आपको इतनी बातें ध्यान रखना है क्योंकि किसने क्या कहा है ये आपसे बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर वो देगा। तो इनकी बातें में हल्की हल्की हिंट लिख लेना कि हाँ इन्होंने इस प्रकार से कहा है। तो इन्होंने डेविस ने क्या कहा, डेविस ने आपको सीधे धार्मिक धर्मगुरु के बारे में लिख लेना कि डेविस ने कहा है धर्मगुरु के बारे में, उसने कहा है उसके बारे में, और बनाकर आप उसके फिर अनुसार आप लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे मगर आपको कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको तो याद करना पड़ेगा। अब बात करेंगे यहां पर किसके साथ, प्लेट एवं जिन ड्रमंड के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है इनके बारे में देखते हैं। पुनर्जागरण ने मनुष्य की उन्नति उपलब्धियों में और उनकी संसार से रुचि को क्या कर दिया है, पुनः जीवित कर दिया है। यह बात इन्होंने इनकी परिभाषा दी है पुनर्जागरण की कि पुनर्जागरण ने मनुष्य में उनकी उपलब्धियों में और उनकी संसार में रुचि को पुनः जीवित कर दिया है। ये इन्होंने परिभाषा दी है। तो आपको सभी की परिभाषा याद नहीं रखनी, ये थोड़ी सी हार्ड परिभाषा है तो इसको छोड़ सकते हो, पहले वाली याद कर सकते हो, 3 अगले देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, यहां पर हम देखेंगे पुनः जीवित दिया है। अब देखेंगे पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं, पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं रही उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी इनके बारे में हम जानेंगे और आप लोग हेडिंगों पर क्या करेंगे, कुछ ज्यादा ध्यान देंगे।
तो बात करेंगे, आज हम देखेंगे स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन करना। एक विशेषता यह रही, क्या? स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्रता की चिंता थी, मतलब जो राजा वगैरह हुआ करते थे उन पर धर्म गुरुओं का अधिकार हुआ करता था, है ना। ये भी चिंतन को क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। तो एक प्रकार से हमारी पहली हेडिंग रहेगी स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन करना। पुनर्जागरण ने स्वतंत्र चिंतन को विचारधारा के प्रोत्साहन किया और मध्य युग में व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन और मनन पर धर्म पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। परंतु पुनर्जागरण के कारण मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से चिंता करना प्रारंभ कर दिया था। जब तक वह चिंता नहीं करेगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा, यह सीधी बात है। जिस प्रकार से भी देखी जाए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सभी को क्या कर रही है? सभी को वही पेंशन दे रही है ना, सभी को खाने के लिए गल्ला दे रही है, ठीक है भाई। इससे क्या होगा? इससे पुनर्विकास कभी नहीं हो सकता और गवर्नमेंट को सिर्फ वोट चाहिए, उसे देश का विकास नहीं चाहिए, है ना। ये बात आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है भाई। जब तक भाई टेंशन नहीं होगी, जब तक चिंता नहीं होगी, है ना, जब तक बात करें, जब तक चिंता नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा, है ना। जब तक चिंता नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? तब तक विकास नहीं होगा। और यही क्या है? यही सरकार की नीति है कि भाई जिस प्रकार से पहले धर्म गुरु क्या करते थे उसी प्रकार से भी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में राजनीति लोग करते हैं। हमारे देश को इस प्रकार से जकड़ा हुआ है कि हमारे देश में वो पुनर्जागरण आने ही नहीं देंगे और हमारी पीढ़ी इसी प्रकार से क्या करेंगी? इसी प्रकार से परेशान होती रहेंगी, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चिंतन और मानन पर धर्म पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु पुनर्जागरण के कारण मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से चिंता करना प्रारंभ कर दिया था। अब तक परंपरागत विचारधाराओं को स्वतंत्र रूप से तर्क को कसौटी पर कसने लगा था। वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करने के पश्चात ही उसे स्वीकार करने लगे थे, ठीक है भाई। एक बात तो आती, मतलब जब तक चिंता नहीं करोगे तब तक विकास होगा नहीं, सीधी बात ये है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। तो स्वतंत्र रूप से व्यक्ति का विकास, कौन सा? स्वतंत्र रूप से व्यक्ति का विकास, इसके बारे में देखेंगे। तो पुनर्जागरण ने मनुष्य के अंधविश्वासों, प्राचीन रूढ़ियों, धार्मिक बंधनों और बात करेंगे उससे छुटकारा दिला दिया था। किसने? पुनर्जागरण ने। और बात करेंगे ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व को विकास कर सके, ठीक है ना। मतलब जो पुनर्जागरण ने मनुष्य के अंधविश्वासों, प्राचीन रूढ़ियों और धार्मिक बंधनों और को छुटकारा दिला दिया था ताकि वह स्वतंत्र रूप से व्यक्ति अपना विकास कर सके, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं तीसरी हेडिंग की। हम देखेंगे मानववाद की विचारधारा का विकास। कौन-सी? मानववाद की विचारधारा का विकास, ही हमारी हेडिंग रहेगी। पुनर्जागरण ने क्या किया है मानव के विकास में, ठीक है ना। इसको देखेंगे, उसके विचार में क्या विकास किया है। बात करते हैं हम पुनर्जागरण की तीसरी विशेषता मानववाद विचारधारा को प्रसार करना था। मध्य युग में चर्च इस बात पर बल देते थे कि इस दुनिया में जन्म लेना ही घोर पाप है। मतलब चर्च हुआ करते थे, वो ये विचार दिया करते थे कि इस दुनिया में जन्म लेना ही क्या है? घोर पाप है। अतः मनुष्य को इस जीवन का आनंद लेने के स्थान पर परलोक को सुधारना चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि वह तपस्या और निर्माण मार्ग द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, है ना। बात करेंगे इसके विपरीत पुनर्जागरण ने मनुष्यों को इस जीवन का पूरा आनंद उठाने को कहा। बात करेंगे मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया। धर्म और मोक्ष के स्थान पर संपूर्ण समाज का उद्धार करने के लिए कहा। बात करते हैं इस प्रकार पुनर्जागरण ने पारलौकिक कल्पना के स्थान पर मनुष्य का ध्यान यथार्थवादी समस्याओं को ओर आकर्षित कर दिया। यथार्थ मतलब जो अभी वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं उस ओर उन्होंने क्या कर दिया? पुनर्जागरण काल ने उसको प्रोत्साहन किया लोगों के लिए, ठीक है ना, कि आप धर्मात्मा परमात्मा के चक्कर ना पड़े। वो तो भाई उसने दिया है जन्म, मगर आपको जो यहाँ पर करने के लिए भेजा है उस पर आप डिपेंड हो, ये पुनर्जागरण ने कहा, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं अगले चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता क्या रही होगी? चौथी विशेषता थी देशज भाषा का प्रयोग। किसका? देशज भाषा का प्रयोग। क्योंकि पहले लैटिन वगैरह भाषाओं में लिखी जाती थी,
है ना, उसके बाद देशों की भाषाओं में विकास होने लगा और लोग धर्म ग्रंथ पढ़ के और उसकी शिक्षाओं को हासिल करके वो लोग अच्छे मार्ग पर चल सके। तो बात करेंगे पुनर्जागरण ने देसी भाषाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब तक केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। पुनर्जागरण के कारण विद्वानों ने बोलचाल की भाषा में पुस्तकें लिखी ताकि जनसाधारण उन्हें पढ़ने और व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस प्रकार पुनर्जागरण के लोगों को बोलचाल की भाषा को अग्रिमा और सम्मान दिया गया। ठीक है भाई, चलो ये अपना हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग क्या रही? चित्रकला के क्षेत्र में विकास। किसके? चित्रकला के क्षेत्र में विकास पुनर्जागरण काल में कैसे देखने को मिला? तो आप कहोगे यहां पर पुनर्जागरण के कारण चित्रकला के क्षेत्र भी असाधारण विकास हुआ। बात करेंगे, पहले चित्र कल्पना प्रधान हुआ करते थे, कि पहले चित्र ऐसे हुआ करते थे, देख तो लोगे मगर सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हाँ इसमें यह चीज है, मगर वो अच्छी प्रकार से स्पष्ट नहीं थे जो कि हम उसकी बातों को समझ सकते थे विद्वानों की। बात करेंगे अब चित्र में उनका स्थान यथार्थपूर्ण चित्रों ने ले लिया। इसके अतिरिक्त उनके वास्तविक सौंदर्य को भी स्पष्ट रूप से दिखाया जाने लगा। तो यह हमारा हो जाता है चित्रकला के क्षेत्र में विकास कैसे किया पुनर्जागरण काल ने, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और बात करते हैं, छठी हेडिंग हमारी रहेगी वैज्ञानिक विचारधारा का विकास। पुनर्जागरण काल से वैज्ञानिक विचारधारा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो बात करेंगे पुनर्जागरण के कारण वैज्ञानिक विचारधारा का भी विकास हुआ। इसके कारण मनुष्यों को प्रत्येक विषय का निरीक्षण, अन्वेषण और जांच करना शुरू कर दिया। इस वैज्ञानिक भावना ने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और मिथ्या विश्वासों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना, मतलब जो खोज की उसके तहत क्या हुआ, अंधविश्वास से यहां पर दूर देखने मिलते हैं। चाहे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जिस प्रकार से चंद्रमा को भगवान मानते हैं और वहां पर हम चंद्रमा पर पहुंच भी चुके हैं। ठीक है ना, तो वह कोई भगवान नहीं, वह एक ग्रह है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पूछते तो हैं, मगर वो एक अंधविश्वास है जो पहले की रूढ़ियां चली आ रही हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। छठा हमने देखा, तो यहां पर हमारी सारी विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, खत्म होती हैं। हमने देखा पुनर्जागरण काल की विशेषताएं और पुनर्जागरण काल के बारे में। ठीक है ना, यह हमारा तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, आपने बहुत इसी प्रकार से क्वेश्चन को सुना होगा, समझा होगा, उसकी विशेषताओं की हेडिंग जो थी वो अपनी कॉपी पर लिख लिया होंगी। ठीक है ना, चलो तो यहीं पे क्लास को बंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके दोस्त हैं जो BA 4 सेमेस्टर में यहाँ पर आ चुके हैं, तो उन लोगों पर आप क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।